मैम राइबोसोम 70S एंड 80S ये प्लास्टिक में लिखा हुआ है तो मैम वो क्या? वी विल कम विद राइबोसोम। ओके। लीव दैट, हम राइबोसोम से अब ये पढ़ने वाले हैं। वी विल कम थ्रू। यस मैम, बाकी सब ठीक है। ओके, अंडरस्टूड। आई यस थिंक इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। यस मैम। So next is that is the ribosomes. Okay, अब ये राइबोसोम्स जो है बेटा, आपने अभी तक जो देखा है ऑलमोस्ट सब जगह पर प्रेजेंट है, ये सब जगह घुस घुस के प्रेजेंट है। यस सो मैम। वेरी इंपॉर्टेंट वन, वेरी है छोटा सा यूनिट लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। यस मैम। ओके, सो प्रोटीन सिंथेसिस का साइट, अगर हम बोलें साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, they are called ribosomes. Now these ribosomes are made up of two units बेटा, two sub units what you can say। ठीक है, तो ये जो जब ये दोनों यूनिट्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तब जाकर एक कंप्लीट राइबोसोम की फॉर्मेशन होती है। तो दीज टू सब यूनिट्स, कई बार ऐसा होता है कि अगर राइबोसोम काम करना नहीं चाहता है तो व्हाट इट विल डू, इट विल सेट अपार्ट बोथ ऑफ द यूनिट्स। वो अपने दोनों यूनिट्स को अलग कर देता है कि अभी मैं काम नहीं करूँगा। ठीक है, सो ज़बरदस्ती तो काम करवा नहीं सकते हैं जब तक वो पूरा यूनिट फॉर्म नहीं करता है। So this is how the ribosomes are very strong structure of the cell। ये इस तरीके जब तक ये दोनों यूनिट्स को कंबाइन नहीं करेगा वो एक्टिवेट नहीं होगा। ओके, नाउ सी दिस, these ribosomes actually how they were discovered में, मतलब क्या एक्चुअली ये जो आप 70S 80S ये जो पढ़ते हो तो S है क्या एक्चुअली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस, that if I talk about 70S और 80S, तो 70S इज फॉर प्रोकैरियोट्स, वाइल 80S अगर वर्ड ले रही हूँ तो मैं यूकैरियोट्स की बात करूँ। ठीक है, तो एस मतलब क्या है, एस क्या है, एस इज द यूनिट। ठीक है, एस इज स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, स्वेडबर्ग यूनिट है बेटा। ये स्वेडबर्ग यूनिट जो है, स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने राइबोसोम्स डिस्कवर किए एंड दैट्स व्हाई स्वेडबर्ग यूनिट दिया गया है। सो हाउ ही केम टू नो दैट क्यों भाई 70S है, क्यों 80S है। सो दैट पार्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो व्हाट इट वाज ही वाज डूइंग, दैट ही वाज डूइंग द सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक पता है आपको? यस मैम। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे थे ये स्वेडबर्ग, जो और उन्होंने हर एक ऑर्गेनल का एक सेंट्रीफ्यूजल जो वेट होता है वो फाइंड आउट करने के लिए सेल को पूरी तरह से सेंट्रीफ्यूज किया। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो सेंट्रीफ्यूग यूनिट कैसा होता है, इट इज़ जस्ट लाइक आपका ये जायंट व्हील होता है ना मेले में, यस मैम। बस उस तरीके से अंदर एक कंटेनर, एक बड़ा सा इतना ऐसे कुकर की तरह एक यूनिट होता है और उसके अंदर ये जो ये व्हील जो है वो फिट किया होता है, जैसे मिक्सर में होता है बस उस तरीके से। यस। और ये जो आप यूनिट्स देख रहे हो ये छोटे छोटे बनाए, इनको हम बोलते हैं वेल्स। ठीक है, तो ये होती है वेल्स, आजकल होल्डर्स भी बोल सकते हैं आप। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमको सेंट्रीफ्यूज करना है, जब भी हमें अगर किसी चीज़ को सेंट्रीफ्यूज करना है तो हम उनको छोटे छोटे ट्यूब्स, जिनको हम बोलते हैं वायल्स, ट्यूब्स नहीं बोलते हैं उनको, हम बोलते हैं वायल्स बोलते हैं। उन वायल्स में वो पर्टिकुलर जो भी लिक्विड है, जो भी फ्लूइड है आपका, उसमें उस चीज़ को भर देना है, ज़्यादा नहीं लेना है। वायल्स बोल रहे हैं, ट्यूब बोलेंगे तो बड़ी चीज़ हो जाती है, वायल्स मतलब बहुत छोटी, जो मैक्सिमम आई थिंक 10 15 ml 20 ml जितना सामान खुद के अंदर कंटेन कर पाती होगी, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो वायल्स मतलब छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जिसके अंदर 10 ml 15 ml आपका जो भी इंग्रेडिएंट है या जो भी चीज़ है वो उसको आप डाल दो, जिसको आपको सेंट्रीफ्यूज करना है। ठीक है, अब इस मतलब जैसे आपने जायंट व्हील या मैरी गो राउंड पे आप जब कभी खेलने जाते हो
तो आपने उन लोगों को बिठाते हुए देखा होगा, वो ऐसा नहीं करते कि एक के बाद सबको बिठा दें, ऐसा नहीं करते, ठीक है। वो आपको देखना, आपको अगर आपको यहाँ बिठाएंगे तो वो पूरा इसको मूव करते हैं और उसके ऑपोजिट जो होगा सामने वाला, फिर उस वाले उसमें यस आपके मैम। फ्रेंड को बिठाएंगे। तो वो क्या करते हैं, वो बैलेंसिंग है बेटा, अगर वो एक के बाद एक बिठाएंगे तो क्या है, वो व्हील लुढ़क जाएगा एक तरफ। बस उसी तरीके से ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन भी है। तो इसमें क्या होता है कि आपको, अगर आपने एक साइड एक चीज़ रखी है तो आपको दूसरी साइड भी एक वायर डालना पड़ेगा उससे एट अ टाइम। सिमिलरली फिर सामने सामने इस तरीके से आपको ऑपोजिट में प्लेस करने हैं वायर्स को, और जैसे ही आपका वो व्हील का अकोमोडेट, आजकल बहुत बड़ी बड़ी सेंट्रीफ्यूग मशीन्स आती हैं, एक साथ 40 40 60 60 वायर्स भी मूव कर सकते हो आप। तो जैसे आपके 10 या 12 वायर्स का है आपका सेंट्रीफ्यूग, आपने सारी चीज़ें भर दी। अब क्या करना है आपको, आपको उस पर्टिकुलर मशीन को, वो ऑलरेडी पूरी तरीके से आजकल जैसे ऐप्स आते हैं ना आपके, जो ऑलरेडी डिजाइंड होते हैं कि आपको सिर्फ क्लिक करते जाना है और चीज़ें होती जाएंगी, तो बस उसी तरीके से ये मशीन भी डिजाइंड होती है। तो डिज़ाइन कैसे क्या होती है, इट इज़ ऑलरेडी डिज़ाइंड कि जैसे उसको आप पूरी प्रोग्राम करोगे कि मुझे 60 सेकेंड्स के लिए इसको चलाना है, ठीक है, और 60 सेकेंड्स में मुझे चाहिए सपोज 50,000 आरपीएम। आरपीएम क्या है, रोटेशन पर मिनट। ओके, सो 50,000, मुझे 60 सेकेंड्स में इसको 50,000 टाइम्स घुमा लेना, रोटेशन पर मिनट, 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट के लिए, तो मुझे 1 मिनट में इसको 50,000 टाइम जो है वो अच्छे से घुमा देना, ठीक है। तो वो 50,000 टाइम वो रोटेट हो जाएगी मशीन उस टाइम में, ठीक है। वंस दैट इज बीइंग डन, उस तब क्या होगा, जब आप उस मशीन को रोक दोगे, फिर धीरे से आपको वायल उठाना है। तो आपका जो ये सपोज ये ट्यूब है, इस तरीके से ये ट्यूब है, ठीक है, इसमें आपने जो भी फ्लूइड फिल किया था वो फिल्ड है, और क्योंकि आपने उसको 50,000 आरपीएम पे चला दिया, तो कुछ चीज़ें होंगी जो नीचे सेट हो जाएंगी, सेटल हो जाएंगी अपने आप, जो हैवी होंगी वो अपने आप यहाँ पर सेट हो जाएंगी। ये चीज़ समझ में आए, यस मैम। ठीक है। तो अब जो ऊपर बचा है वो क्या है, सुपरनेटेंट है। अब थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ना फ्लूइड, उसमें से सॉलिड सॉलिड यस चीजें जो मैम। नीचे होगी, यस। तो थोड़ा सा उसे सुपरनेटेंट बोलते हैं। सुपरनेटेंट क्योंकि वो ऊपर है, सुपर, एंड बाकी जो नीचे जो बेस में नीचे सेटल हो जाएगा, दैट इज द सॉलिड स्ट्रक्चर, सॉलिड पार्ट ऑफ इट, ठीक है। तो ये जो है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट्स, प्रेसिपिटेट बेसिकली सेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट यू कैन से वॉट एवर दैट फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ, और जो 50,000 के आरपीएम पे सेट हो सकती थी, वो सभी की सभी नीचे सेट हो जाएंगे। तो ये जो है वो सॉलिड पार्ट है, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट इज बीइंग डन। अच्छा, अभी मुझे लगता है कि ठीक है, मैंने कुछ चीज़ें फिल्टर कर लिया, इसको मैं फिल्टर कर लूँ। फिल्टर मतलब एक फिल्टर पेपर रहेगा जिसमें मैं ये ट्यूब को ड्रेन करूँगी और इसका सुपरनेटेंट एक्सट्रैक्ट कर लूँगी, वो हटा दूंगी, और नीचे सॉलिड वाला है उसको मैं वायल को बंद करके अच्छे से रख दूंगी। जब भी मुझे स्टडी करना है कि उसमें क्या है, दैट पार्ट आई कैन स्टडी। उसमें फिर बहुत सारे केमिकल्स के एडिशन होते हैं। बस अब मैं ये सुपरनेटेंट लूंगी और दूसरे ट्यूब में इसको फिल कर दूंगी, अगेन दिस सुपरनेटेंट इज देयर। अब मैं सोच रही हूँ कि चलो मुझे 50,000 नहीं चाहिए, मुझे 90,000 आरपीएम चाहिए 1 मिनट में रोटेशंस। सो अब मैं 90,000 पे घुमाऊंगी। तो आप जस्ट ये इमेजिन करो बेटा, जो चीज़ें भारी हैं, बहुत हैवी हैं उस पर्टिकुलर फ्लूइड में, वो पहले सेटल होंगी और कम ही स्पीड पे भी सेटल हो जाएंगी, यस मैम। है ना। और जो चीज़ें हल्की हैं थोड़ी कंपैरिजन में, जो जितना लाइट वेटेड है वो उतना ज़्यादा टाइम भी मांगेगा, यस मैम। उतना ज़्यादा स्पीड भी मांगेगा। गॉट इट, यस मैम। ठीक है। तो ये स्वेटबर्ग की डिस्कवरी थी, मतलब ये स्वेटबर्ग ने ढूंढा था कि भाई ऐसे हम सेल के सारे ऑर्गेनेल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया का एक मुझे सेंट्रीफ्यूगल यूनिट पता होना चाहिए कि मैं अगर सपोज
1 लाख RPM पे घुमाती हूँ तब मुझे जाकर ये माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, 1.5 लाख पे घुमाती हूँ तब मुझे क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। ये जस्ट मैं एक रैंडम फिगर दे रही हूँ। तो दैट इज हाउ यू कैन जस्ट सेग्रीगेट द पार्टिकल्स फ्रॉम इट, ऑर्गेनल्स फ्रॉम द सेल। और जो आपका ब्लड डोनेट करते हो ना आप, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप्स में होता है, यस मैम। तो ब्लड भी सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए ही जाता है। फिर उसमें से RBC अलग कर दिया जाता है, प्लाज्मा अलग कर दिया है, WBC अलग लेते हैं, प्लेटलेट्स अलग कर दिए, तो सब कुछ अलग हो जाता है एक पर्टिकुलर ब्लड से। इट इज़ नॉट केप्ट एज, मतलब कॉम्पोजिट फॉर्म में नहीं रखा जाता। सो हाँ, मतलब जिसको आरबीसी लगेगा उसको दे देगा, या यस, फिर डब्ल्यूबीसी लगेगा हाँ, तो। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको, जैसे अगर आपको A पॉजिटिव वाले का WBC चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएगा। आपको A पॉजिटिव वाले का अगर प्लेटलेट चाहिए तो आपको प्लेटलेट मिल जाएगा, बस उसके अकॉर्डिंगली ही वो क्लासिफाई होगा। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस मैम। ठीक है। सो नाउ दिस इज हाउ द सेंट्रीफ्यूगेशन इज बीइंग डन। और स्वेटबर्ग ने ये चीज जो है सेंट्रीफ्यूगेशन किया, और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद व्हाट ही वाज डिस्कवरिंग दैट, जब एक हम वो लगाते हैं कि जब 70,000 RPM पे चला तो उसने प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स को डिस्कवर किया, और जब 80,000 उस पर चला तो उसने यूकैरियोटिक राइबोसोम्स को डिस्कवर किया। ये जस्ट एक रफ वो मैं आपको बोल रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि इतने स्पीड पे, शायद ये कहीं लिखा नहीं है कि कितने स्पीड पे चला हो, ये जस्ट हम एक पिक्चर क्रिएट कर, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज बीइंग डन। नाउ सी दिस, अब ये जो 70S और 80S जब ये फिल्टर हो गए और ये नया सा ऑर्गेनल जब स्वेटबर्ग को मिला, तो ही वाज लाइक व्हाट इज दिस पर्टिकुलर थिंग which is being segregated at that much of RPM speed. Okay, so उसके accordingly प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के 2 राइबोसोम्स मिले। सो 70S if I say, तो 70S मतलब पूरा टोटल यूनिट, ये जो पूरा टोटल यूनिट है वो 70S का है अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करती हूँ, ठीक है। तो उसने क्या देखा कि ये तो 2 यूनिट का बना हुआ है, 2 सब यूनिट्स हैं इसमें, तो फिर क्या किया गया, दोनों यूनिट्स को अलग किया गया, उनको भी सेंट्रीफ्यूग किया गया। और जब सेंट्रीफ्यूग किया गया तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो लार्ज यूनिट था बेटा, दैट इज मेड अप ऑफ 50S। वो कितने स्वेटबर्ग उसने कैलकुलेट किया, 50S। तो डेफिनेटली जो छोटा यूनिट है वो 20S का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट, बट व्हाट वाज बीइंग डिस्कवर्ड दैट इट वाज ऑफ 30S। यस मैम। 30S का, तो 50-30 तो 80S हो गया। नाउ ही वाज कंफ्यूज कि भाई जब अलग करते हैं तो दोनों का सेंट्रीफ्यूगल यूनिट चला गया, but when they are fused then the centrifugal unit is something very different. So this is how he was experiencing the difficulty. Then the physics came in, इसमें physics को फिर बीच में आना पड़ा, और physics ने that gave that distribution of weight is happening when the two sub units are being combined. ठीक है, जब हम दो चीजों को कंबाइन करते हैं तो उन दोनों का वेट है ना बेटा आपस में एक तरीके से शेयर हो जाता है, व्हाट यू कैन से इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, आपको एक मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जस्ट डू वन थिंग कि आप है ना सब चीज़ों को अलग अलग वे करो। जैसे आपके घर में आपकी जितने भी आपकी चीज़ें, आपका सेल फोन, आपका पेन, आपके जो सारी छोटी मोटी जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, सबको अलग अलग वे करो, और फिर सबको एक दूसरे से कंबाइन कर दो, एक दूसरे को स्टैक कर दो या कर दो, तो आपका जो टोटल वेट है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक यस मैम। है, बेसिकली कम ही आएगा इफ यू कैन से। सो इट इज बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट। ठीक है, तो जब भी दो चीजें कंबाइन होती है तो सरफेस एरिया दोनों के अब क्या हो जाते हैं, कॉमन हो जाते हैं, और जब कॉमन होते हैं तो वो क्या होते हैं, अपना वेट पूरा दूसरे पार्टिकल पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और दैट इज द रीजन 50-30S जो है वो 70S के फॉर्म में मिला इन प्रोकैरियोट्स। सिमिलरली फॉर 80S, 80S भी ऐसे ही हुआ। ठीक है, जब उसको अलग अलग किया तो दोनों सब यूनिट्स जो थे वो अलग अलग वेट के थे। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू बेटा? मैम तो 80S के लिए भी 50 का 30S ही होगा? नहीं बेटा, ये 50-30 नहीं था, ये अलग ही था, ये 60-40 था।
ओके। ठीक है, 60s 40s, तो 100 की जगह उसको क्या मिला है, 80s इन यूके। यस। तो ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर ऑल्सो, कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है भाई, इतना सारा वेट चला कहाँ जाता है। सो इट इज जस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट when two bodies are combining with each other. So that is what you have to understand regarding the ribosomes. अब समझ में आ गया बेटा क्लोरोप्लास्ट वाला 70s? यस मैम। ठीक है, so that is what the ribosomes are. एंड दीज राइबोसोम्स जो है वो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस तो है ही, बहुत इंपॉर्टेंट वन। एंड सी दिस इज हाउ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स कैन बी क्लासिफाइड। ठीक है, फिफ्थ देखो एक्चुअली आप ये देख रहे हो, देखो RNA rRNA और ये लिखा हुआ है, जो 30s का सब यूनिट है प्रोकैरियोट्स में, वो 16s RNA बनाता है। मतलब ये भी स्वेटबर्ग ने जो उसका RNA था उसको भी अलग से क्लासिफाई करके निकाला है, एंड मेड अप ऑफ 21 प्रोटीन्स। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी मच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स ओवर हियर। यहाँ बायो कुछ अपना अलग ही मैथ चला रहा है। ठीक है, सो एंड 50s में है, देखो दो टाइप के RNA है, एक 23s का है, एक 5s का है, एंड टाइप ऑफ प्रोटीन्स जो है वो 34 है। सिमिलरली यूकैरियोट्स के लिए भी है। क्लियर? यस मैम। Okay, so that is how these ribosomes are being designed, and जब बहुत मैम सारे, वो कॉपी नहीं हुआ मैम। हाँ, just see this. ये सिर्फ है, आप एक प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस मेंशन कर सकते हो। इतना जो डिटेल्ड है वो नीट के लिए ही है, रेगुलर एग्जाम्स के लिए नहीं। मैम rRNA क्या होता है? राइबोसोमल ओके। RNA क्या है, RNA जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो बनते किससे हैं, मतलब ये राइबोसोमल RNA जो है यही बाइंड होकर ये पर्टिकुलर यूनिट बनाते हैं। यस मैम। Right? See this. So more than one राइबोसोम जब एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ mRNA के साथ अटैच होता है तो वो पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम के उसमें फॉर्म में कंसिडर किया। मैम तो mRNA और rRNA में डिफरेंस, मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कुछ? बेसिकली हमने आई थिंक बायोमोलिक्यूल्स में थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया होगा बेटा, mRNA या यस मैम। tRNA। ठीक है, तो फिलहाल तो आपको ये समझना है कि मैसेंजर RNA दैट इज कमिंग फ्रॉम यस मैम। वो न्यूक्लियस से जो फॉर्म होके आ रहा है, एंड rRNA इज समथिंग विच इज हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। ओके मैम। राइबोसोम्स क्या है, जोम्स, जोम मतलब बॉडी, जोम्स मतलब बॉडी, एंड राइबो शुगर से बनने वाली, दैट इज वाई राइबोसोम्स। ओके, एंड ये जो राइबो शुगर है एक्चुअली वो क्या बना रहा है, ये RNA वाली बॉडीज ही है ना, RNA से यस बनने मैम। वाली बॉडी है, इसलिए राइबोसोम्स, इसलिए ये rRNA हो जाता
अब ठीक है? ओके मैम। यस मैम। ओके ओके, सो जस्ट गो थ्रू राइबोसोम्स भी बेटा एक बार टेक्स्ट बुक में देख लो, देन वी विल फॉलो विद द साइटोस्केलेटन. यस मैम, इजी है। ओके यस मैम। okay, now if I say cytoskeleton बेटा, तो जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन है, वैसे सेल्स के अंदर सो सेल्स के अंदर भी कुछ स्केलेटल रोल प्ले करने वाली कुछ चीज़ें हैं जो एक स्केलेटल सिस्टम बनाती है इस पर्टिकुलर सेल का. ठीक है, तो 3 टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स यू कैन से और ट्यूब्स यू कैन से, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द फिलामेंट्स जो है वो एक हेवी नेटवर्क बनाती है सेल के अंदर. ठीक है, आप जब उसको देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि सारे ऑर्गेनल जो है वो उनके बीच में फंसे हुए हैं. ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज बीइंग, it can be seen under the microscope. Now see this. So these 3 microtubules, microfilaments and intermediate filaments है बेटा. इसका एक छोटा सा डायग्राम जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है. कैन यू सी? लाइट और डार्क ग्रीन यूनिट है जो यस मैम। रिबन की तरह कर्ल हो गया है. फिर एक्टिन सब यूनिट्स हैं, ये बेसिकली हमारे मसल सेल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. दिस डायग्राम यू विल लर्न व्हेन यू विल लर्न द ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम. तब आप ये डायग्राम अच्छे से याद आएगा. मैम ये टाइप ऑफ मस्कुलर सेल्स है? नहीं बेटा, ऐसा टाइप ऑफ मस्कुलर सेल्स नहीं है, उसके अंदर प्रेजेंट रहने वाली एक यूनिट है छोटी सी. ओके मैम। ओके, एंड दीज आर द इंटरमीडिएट वन. तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है. तो दीज आर जस्ट एक स्ट्रक्चरल आपको वो दिखा रहा था. ठीक है, तो फर्स्ट दिस इज हाउ दीज आर देयर. नाउ सी द कंपैरिजन पार्ट. तो अब हम कंपैरिजन देखेंगे. कंपैरिजन जो है, इनके प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फर्स्ट. ठीक है, सो इफ वी से प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर और समथिंग लाइक दैट, सो सी दिस माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स 3 है. ठीक है, तो तीनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं. तो स्ट्रक्चर वाइज टिब्यूल्स, ट्यूब है तो मतलब हॉलो होंगी बीच में से, दैट इज जनरल. ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 13 कॉलम्स ऑफ टिब्यूलिन मॉलिक्यूल्स. 13 कॉलम मतलब एक जब ट्यूब बनती है, किसी कोई एक ट्यूब जब बनता है माइक्रोट्यूब्यूल, तो ऐसे मैं 3D तो नहीं बना पाऊंगी, लेकिन 13 कॉलम्स जो हैं बेटा ऐसे फॉर्म होंगे. मतलब एक ही है, फिर उसके बाद एक और होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे 13 कॉलम्स बन के एक ट्यूब बनाएंगे. आया समझ में बेटा? यस मैम। ठीक है, तो एक जैसे हम वो आपके घर, वो घर में नहीं होता है, बैम्बू का होता है चटाई. यस मैम। यस ठीक है, मैम। तो कैसे उसके वो थ्रेड जो है आपस में एक दूसरे से यस पैरेलल, मैम। फिर हम उसको अगर रोल कर देंगे तो एक ट्यूब जैसा बन जाएगा. यस मैम। बस उसी तरीके से ये हॉलो ट्यूब जो है वो ये ऐसे ही बनती है. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है, सो हॉलो ट्यूब्स है, कंसिस्ट ऑफ 13 कॉलम्स ऑफ टिब्यूलिन मॉलिक्यूल. टिब्यूलिन क्या है? प्रोटीन है. टिब्यूलिन क्या है? एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन. अब एक्टिन फिलामेंट्स, यहाँ टू इंटरवाइंड स्ट्रैंड्स ऑफ एक्टिन, ये आप देखे ही हो स्ट्रक्चर में. मैम एक्टिन उसका नाम ही है मतलब हाँ, जैसे एक्टिन टिपिकल प्रोटीन है बेटा. एक्टिन वर्ड का नाम ही, एक्टिन वर्ड जो है दैट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन. ओके मैम। ओके, एंड सिमिलरली इंटरमीडिएट, ये फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं, सुपर कॉइल्ड एंड
इनटू थिकर केबल्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, एक के बाद, जैसे कि हमारी जो चोटी होती है बस उस तरीके से बहुत सारे एक दूसरे पैरेलली आकर वो फॉर्म करेंगे, और सुपर कॉइल होते हैं, कॉइलिंग होगी उसकी हर एक उसमें, और बहुत मोटे मोटे केबल्स, मतलब मोटी मोटी सेगमेंट्स बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। क्लियर? एनकोरेज ऑफ न्यूक्लियस, क्या बेटा? एनकोरेज ऑफ न्यूक्लियस मैम वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में लिखा है। हाँ, वो हम आते हैं उसके स्ट्रक्चर वाइज, एंकरेज ऑफ Yes, न्यूक्लियस वो क्या बता रहा है। देयर डायमीटर आल्सो इज देयर मेंशन्ड ओवर हियर, कितने कितने डायमीटर का होगा ये पर्टिकुलर यूनिट। देन टाइप ऑफ प्रोटीन, कैन यू सी प्रोटीन सब यूनिट्स, टिब्यूलिन, yes, दो टाइप के टिब्यूलिन, अल्फा टिब्यूलिन, बीटा टिब्यूलिन। सी दिस, ये एक, ये डार्क वाला है वो अल्फा है, लाइट वाला बीटा है, अल्फा टिब्यूलिन, बीटा टिब्यूलिन, ठीक है। तो ये दोनों डाइमर बनेगा एक, क्योंकि दो हैं तो प्रोटीन डाइमर बनता है, और वो डाइमर्स लॉन्ग चेन बना देता है, ठीक है। यहाँ पर टाइप ऑफ प्रोटीन है एक्टिन, और ये इंटरमीडिएट फिलामेंट का प्रोटीन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स लाइक कैरेटिन, और डिपेंडिंग ऑन द कैसे टाइप का सेल है। कैरेटिन, कैरेटिन मतलब डेड नेम्स प्रोटीन, में। हाँ, डेड प्रोटीन, so आपके हेयर्स नेल्स वगैरह में प्रेजेंट है, तो वो इंटरमीडिएट फिलामेंट के लिए काम फॉर्मेशन करेगा ना। मैम यहाँ पे कैरेटीन और ये में उसमें कैरोटीन रहता है मैम, क्रोमोप्लास्ट। हाँ देखो, स्पेलिंग वो यस CAROTEN है, कैरोटीन, ठीक है। वो पिगमेंट है प्लांट सेल के प्लास्टिड का, और यस ये कैरेटिन है, ये प्रोटीन है जो बहुत सारे एनिमल सब में ऑलमोस्ट प्रेजेंट है। आप ये गाय भैंस वगैरह देख लो तो उनके जो सींग हैं, उनके जो पैर देखे होंगे आपने, जितने हार्ड बने होते हैं, वो सभी के सब कैरेटीन से बनते हैं। मैम, सिमिलर टाइप ऑफ स्पेलिंग है बहुत। हाँ, प्रोनाउंसिएशन वर्ड सिमिलर है, तो उस चीज को ध्यान रखना। यस मैम। ओके, नाउ सी दिस, सो फंक्शंस, फंक्शन क्या है? जो ये टिब्यूल्स है मेंटेन्स द सेल शेप, सेल को एकदम अच्छे से कॉर्नर टू कॉर्नर उसको प्रॉपरली खुला हुआ रखना, दैट इज व्हाट दीज टिब्यूल्स आर डूइंग। देन सेल मोटिलिटी, मतलब अभी आप आगे पढ़ोगे, ये सीलिया और फ्लैजिला जो वर्ड यूज होता है, तो ये सीलिया और फ्लैजिला भी जो है वो ये माइक्रोटिब्यूल्स की वजह से ही बन सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज वाई सेल मोटिलिटी, मोटिलिटी मतलब इधर से उधर चलने में हेल्प करना, यस मैम। ठीक है। क्रोमोसोम मूवमेंट्स इन सेल डिवीजन, क्रोमोसोम को कब कहाँ कैसे रहना है, कैसे जाना है, वो सभी के सब जो है वो माइक्रोटिब्यूल्स कर सकते हैं। एंड ऑर्गेनल मूवमेंट, ऑर्गेनल मूवमेंट मतलब जो ये सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, अंडरस्टूड दिस पार्ट, यस मैम। ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनल मूवमेंट में ये मतलब आप सेल जब देखोगे, बेसिकली ये सेल है, तो ये खूब सारे नेटवर्क फॉर्म करते हैं अंदर, इस तरीके से ये रैंडम नेट ट्यूब जैसे रैंडम बनाएगा। तो ऑर्गेनल मूवमेंट, ऑर्गेनल जो है वो कैसे जाना है, किसको किसको यहाँ से यहाँ पास होना है, किसको यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, या यहाँ रिक्वायरमेंट है यहाँ जाना है, तो वो मूवमेंट एक डायरेक्शन देता है कि भाई तुम यहाँ से पहुँचोगे तो जल्दी पहुँच जाओगे। अंडरस्टूड दिस पार्ट, यस मैम। है ना। तो ये ट्यूब नहीं होंगे तो क्या होगा, ऑर्गेनल कहीं पे भी घूमता रहेगा, रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगा, ऑर्गेनल यहाँ घूम रहा होगा, तो दैट इज द रॉन्ग थिंग। सो वो उसको प्रॉपर डायरेक्शन के भाई तुम्हारी रिक्वायरमेंट जहाँ है तुम वहाँ जाओ, तो वो जो चीज़ है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स करते हैं। ओके, देन यू Yes, हैव ma'am. माइक्रोफिलामेंट्स, इनका भी सेल शेप मेंटेनेंस है,
चेंजेस इन शेल शेप, थोड़े से फिलामेंट्स हैं तो थोड़े से फ्रजाइल होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, तो सेल को शेप चेंज करना होता है जब, तो ये पर्टिकुलर फिलामेंट्स जो है वो हेल्प करते हैं। फिर मसल कॉन्ट्रैक्शंस, ह्यूमन मसल कॉन्ट्रैक्शन, व्हेन यू विल स्टडी एट दैट टाइम यू विल लर्न। मैं आपका वीडियो यूज कर रही हूँ। हाँ Binding. Okay, so that is what you have to understand regarding this. मैं Then आपका वीडियो फ्रीज कर दिया तो सुना ही नहीं दिया। मैम और एक बार रिपीट करें? okay, okay, fine. तो मैं क्या समझा रही थी, हाँ, so I was telling regarding the muscle contractions. मसल जो हमारे मसल्स हैं वो ऐसे मूव करने पर, ये जो उनको ऊपर आना नीचे जाना, हमारे चलने पर मसल्स को अकॉर्डिंगली सेट होना, हम जब ब्रीथ करते हैं तो हमारे पेट के मसल्स को जो एक एक्सपांड करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, ये सब कुछ एक्टिन प्रोटीन की वजह से हो रहा है बेटा। So these filaments are helping in that also. This particular protein is helping in that. Then cytoplasmic streaming. Cytoplasmic streaming क्या है? That part you just see. ये इसके प्रैक्टिकल्स हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के प्रैक्टिकल्स आपको स्कूल में दिखाए जाएंगे। आपकी जो प्रैक्टिकल बुक है ना बेटा, उसमें देखना एक साइटोप्लाज्मिक पैरामीशियम में स्पेशली। तो एक्चुअली जब सेल होता है ना बेटा, जैसे सपोज ये एक पर्टिकुलर सेल है, ठीक है, तो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो एक पर्टिकुलर मूव में ही एक एक जो मूव करेगा, मतलब लाइक एंटी क्लॉकवाइज इट विल मूव, पूरे सेल में चलता है। जैसे Yes, ma'am. बेसिकली हम जैसे कंटेनर में कुछ डाल के हम हिला देते हैं, अगर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो फ्लूइड कैसे घूमने लगता है। Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. इसको, ये साइटोप्लाज्म भी उसी तरह से सेल के अंदर स्ट्रीम करता है, मतलब वो चलता रहता है, वो रुका हुआ फ्लूइड नहीं है, इट कीप्स ऑन स्ट्रीमिंग, क्योंकि स्ट्रीमिंग से ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा सारी चीज़ों का सेल के अंदर, ठीक है। तो वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये फिलामेंट जो है वो इसमें हेल्प करते हैं। सो दैट इज रिगार्डिंग दिस। देन सेल मोटिलिटी ऑल्सो, ये सूडोपोडिया बनाना, आपने अमीबा पढ़ा था, तो अमीबा में आपने वो पढ़ा था ना कि जैसे सूडोपोडिया बनता है तो Yes, ma'am. साइटोप्लाज्म को एक तरफ उसको पुश करना, मतलब Diabetes. हाँ, तो दैट, हाँ, वो जो पढ़ा था आपने, दैट इज कॉल्ड सेल मोटिलिटी। देन ड्यूरिंग सेल डिविजन ऑल्सो, सेल डिविजन अभी हमारा नेक्स्ट ही चैप्टर है, तो आप देखोगे उसमें कि ये जो ये साइटोस्केलेटन वगैरह जो है वो कैसे हेल्प करता है ड्यूरिंग सेल डिविजन। सो क्लीवेज फॉर्मेशन, मतलब सेल को जब दो पार्ट में डिवाइड होना है तो ये फिलामेंट्स जो है वो डायरेक्ट करता है उनको कि भाई कैसे डिवाइड होना है और आपको कैसे हट जाना है, तो दैट पार्ट इज देयर। और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, सो आप सेल शेप तो आप समझ ही गए हो। एंकरेज ऑफ न्यूक्लियस एंड सर्टेन ऑर्गेनल्स, एंकरेज मतलब ये साइटोप्लाज्म स्ट्रीम कर रहा है बेटा, बट न्यूक्लियस को सेंट्रलाइज रखने के लिए कुछ तो फिलामेंट्स होने चाहिए ना, Yes, ma'am. ठीक है, नहीं तो पता चला कि सारे ऑर्गेनल्स न्यूक्लियस के पीछे पीछे भाग रहे हैं कि भाई मेरी सुन लो, मेरा काम कर दो, ठीक है, तो Yes, ma'am. दैट शुड नॉट बी डन। सो उसको एंकरेज रखना, एक जगह पर रखना, बाकी सारे ऑर्गेनल्स भले घूमते रहे, एंड मतलब फिक्स्ड रखते हैं। नॉट एग्जैक्टली फिक्स्ड बट प्रोबेबली एट द सेंटर, ज्यादातर वो सेंट्रलाइज्ड रहने की कोशिश करता है। दैट इज हाउ दैट इज एंकरेज, मतलब जैसे शिप को हम एंकर डालते हैं Yes, ma'am. Yes, शिप एक ma'am. जगह रहेगा, दैट इज व्हाट इज। एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर लेमिना, मतलब न्यूक्लियस का जो एक एनवलप जब फॉर्म होता है उस टाइम पर भी ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है वो हेल्प आउट करते हैं। दैट इज व्हाट द बेसिक फंक्शन ऑफ दीज साइटोस्केलेटन। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. डू यू वांट टू राइट दिस? No, ma'am. It's okay. It's मतलब यार
समझ में आ गया। हो गया ना? सो Yes. दैट इज द थिंग, एंड यू कैन फाइंड इट ऑन इंटरनेट ऑल्सो, इट मस्ट बी देयर। Yes, ये ma'am. पिक्चर आप अच्छे से ढूंढ सकते हो। सो दिस इज व्हाट द थिंग इज देयर। देन कम्स सीलिया, क्योंकि हम अभी मूवमेंट की बात कर रहे हैं कि सेल मूव करते हैं। तो Yes, सीलिया ma'am. एंड फ्लैजेला, these are something basically लोअर क्लासेस में ना जल्दी समझ नहीं आता है कि क्या सीलिया है, क्या फ्लैजेला है, क्या बात हो रही है। बट नाउ यू विल गेट द आइडिया दैट सीलिया एंड फ्लैजेला क्या है। तो सबसे पहले ये देखो बेटा, सेल के अगर पूरे सरफेस पर कुछ हेयर जैसा ग्रोथ है तो वो हमेशा सीलिया, मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजोरिटी ऑफ द टाइम। और फ्लैजेला जो होता है वो एक होता है, दो हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकता है। हमने सेल का वो अगर टाइप पढ़ते हैं, एक है तो मोनोट्राइकस, दो Yes, है ma'am. तो पढ़ा ना। फिर बैक्टीरिया में। तो बाईट्राइकस है, फिर उसके बाद अगर पूरे सरफेस पे है तो पेरीट्राइकस भी है, ठीक है, पूरे सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। तो बट कंपैरेटिवली फ्लैजेला जो होते हैं वो सीलिया से उनका नंबर हमेशा कम रहता है, इतने सारे नहीं होते हैं कि मतलब आप एकदम छोटा छोटा हेयर जैसा ग्रोथ देखो। सीलिया कंपैरेटिवली थिन होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, वाइट फ्लैजेला थोड़े से थिक होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होते हैं। so that is what the basic difference structurally when you see the cilia and flagella. But how these cilia and flagella are made up of, so that part we will be seeing right now, ठीक है। सो दोनों cilia and flagella, दोनों के दोनों वो ये सपोज इफ दिस इज अ सेल, ठीक है, तो इसके जो पेरीफेरी पे बेटा यहाँ पर एक बेजल बॉडी होगी, जो आप ये देख रहे हो बेजल बॉडी, Yes, ma'am. ठीक है। तो ये जो है एक ऐसा यूनिट है जो इन सारे फाइबर्स को बाहर निकालेगा। सो ऐसे बहुत, अगर बहुत सारे हैं तो बहुत सारे ऐसे यूनिट होंगे, ठीक है, इस तरीके से पूरे पेरिफेरी पे, लाइक दिस। सो दीज आर कॉल्ड बेजल बॉडी। बेजल बॉडी मतलब एक बेस प्रोवाइड करता है ये सीलिया और फ्लैजेला को, जहाँ पर ये फ्लैजेला अटैच रहेगा तो वो उसे एक कंपार्टमेंट चाहिए उस पर्टिकुलर जगह, दैट इज कॉल्ड बेजल बॉडी। नाउ दिस बेजल बॉडी अगर आप वो है, सो हाउ यू कैन जस्ट सी दिस, कि सपोज ये जो ये मैं फ्लैजेला आपको शो कर रही हूँ, ठीक है। सो इफ दिस इज अ बेजल बॉडी ओवर हियर, और तो उस वो पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहेगी, क्योंकि ये बेजल बॉडी जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है बेटा, जब वो एक्सटेंड करती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी साथ में एक्सटेंड होगा, Yes, ma'am. ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा उसमें, और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, इस बेजल बॉडी के अंदर एक्चुअली क्या फॉर्मेशन है वो हम देखते हैं। सो क्या होता है कि ये जो माइक्रोटिब्यूल्स होते हैं, टिब्यूलिन प्रोटीन वाले, ठीक है, तो ये इस बेजल यूनिट में एक नीचे बेस बनाते हैं। कैसा बेस बनाते हैं? व्हाट, दो टिब्यूलिन्स जो होंगे वो सेंटर में ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, ठीक है, और बाकी सारे जो हैं दो दो यूनिट्स जो है वो ऐसे उसके साइड साइड में ऑर्गेनाइज। ये मैं आपको 2D दिखा रही हूँ, सामने से नहीं दिखा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो दो टिब्यूलिन वाले जो हैं यूनिट्स वो इस तरीके से एक दूसरे के साथ अरेंज रहेंगे, और ये सेंटर वाला जो है वो इन सबको स्पोक से पकड़ के रखता है। जैसे साइकिल का व्हील देखा होगा आपने, स्पाइक्स रहते हैं, Yes, वो ma'am. कैसे पकड़ के रखते हैं आपस में एक दूसरे को, Yes, ma'am. बस उस तरीके से ये एक एक यूनिट है, ठीक है। तो ये जो ये एक पर्टिकुलर ये है, ये एक सिलेंडर है बेटा, इस तरीके से ये जो आप एक सर्कल देख रहे हो वो ये है, फिर उसके बाद ये दूसरा ट्यूब है। तो ये पूरे ट्यूब्स हैं एक्चुअली में, ये चीज समझ में आई बेटा? Yes, ma'am. ठीक है। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ना यहाँ पर, ये तो ये ट्यूब के हेड्स देख रहे हो आप इसको नीचे खोलोगे तो आपको टिब्यूलिन सी फॉर्मेशंस दिखेंगी, Yes, ma'am. ठीक है। सो ये जो है
ये फॉर्मेशन है, देखो 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये जो 9+2 के फॉर्म में ही हमेशा देखी जाती है। जब 9+2 का फॉर्मेशन होगा तब ये जो है एक पर्टिकुलर फ्लैजिला या सीलिया का फॉर्मेशन ये टिब्यूलिन कर पाता है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. ठीक है, दैट इज व्हाट द 9+2 कॉम्बिनेशन। तो दिस इज हाउ दे आर बीइंग अरेंज्ड। और इसके आसपास एक्चुअली यहाँ पर ये पूरी 9+2 की कॉम्बिनेशन है। तो ये जब ट्यूब्स आगे बढ़ते हैं तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पुश करते हैं, और पुश करते करते ये क्या होते हैं, सेल का बड़ा सा फ्लैजिला बन जाते हैं। आया समझ में? Yes, ma'am. दिस इज हाउ दे Then आर। central microtubule का axoneme भी बोलते हैं। हाँ, उसको एक्सोनीम, एक्सोनीम मतलब एक व्हाट यू कैन से सेंट्रल यूनिट विच कैन होल्ड और अदर्स, उसे एक्सोनीम बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सोनीम जो है वो सभी को स्पोक से पकड़ के रखेगा। और ये जो पूरा एरिया है ये पूरा फिल्ड होता है प्रोटीन से, मतलब एक प्रोटीनियस फ्लूइड है, ये पूरा एरिया उससे फिल्ड है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? क्योंकि टिब्यूलिन क्या है, प्रोटीन है। तो ये जो पूरा बाकी जो एरिया है वो खाली नहीं रहेगा, वो प्रोटीनियस सैप से पूरा फिल्ड रहे। अंडरस्टूड दिस पार्ट बेटा? Yes, ma'am. दैट इज व्हाट द 9+2 कॉम्बिनेशन इज। सी मैंने आपको यहाँ पर एक छोटा सा सिंप्लीफाइड वो दिया है। सो ऑल दीज ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल बॉडी, चाहे वो सीलिया हो या फ्लैजिला हो, उनकी सिमिलैरिटी अल्ट्रा स्ट्रक्चर में बहुत सिमिलर है दोनों। एंड बेसल बॉडी रिजेंबल्स द सेंट्रियोल। अच्छा, सेंट्रियोल क्या है वो अभी हम देखेंगे। एंड द एक्सेस ऑफ सीलियम, पढ़े थे। हाँ, फ्लैजिलम इज कॉल्ड एक्सोनीम। ठीक है, इसे एक्सोनीम बोलेंगे, जो सेंटर वाला है, मेड अप ऑफ 2 central and 9 pairs of microtubules along with the circumference of 9+2 arrangement. ठीक है, and the adjacent pairs are joined by 2 filaments. They are also connected with the central microtubules through filaments. ये इसके जैसे, मतलब ये adjacent वाले ये भी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हुआ बेटा? मैम दिखाई नहीं दिया, कहाँ किया? ये वाला, ये एडजेसेंट वाले हैं बेटा, ये भी आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से। यस सर। हियर, ठीक है। सो दे आर नॉट फ्री, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल से कनेक्टेड है बाकी सब फ्री है, दे आर ऑल कनेक्टेड विथ ईच अदर। और ये जो है वो राइज होके फ्लैजिला की फॉर्मेशन करते हैं। मैम मतलब इसको ही इंटरडबलेट ब्रिज बोलते हैं, मतलब पेंसिल। हाँ, यू कैन से इंटरमीडिएट ब्रिजेस, वॉट एवर यू कैन से। बेसिकली जैसे यहाँ पर रेडियल स्पोक लिखा है, यस। ठीक है, एक ही लेबलिंग है। Got it? यस मैम। So this is what you have to understand. Now centrosomes और centrioles तो आपने क्लास 10th 9th में पढ़ा ही होगा, जब आपने थोड़ा बहुत सेल डिवीजन या सेल के पार्ट्स पढ़े हैं तब। तो centrioles basically present in animal cells and they are the one responsible very much active during the cell division। ठीक है, तो अब ये सेंट्रियोल्स जो हैं वो कैसे हैं, दैट पार्ट वी विल सी। सो सेम अरेंजमेंट है बेटा, बट यहाँ पर ट्यूबुलिन जो है वो 3 के पोर्शन में है। सी दिस, कैन यू सी? 3 यस। 3। सो सेंट्रियोल्स जब फॉर्म होते हैं, ये एक यूनिट, ये सेंट्रियोल, ये दूसरा सेंट्रियोल, और ये दोनों सेंट्रियोल्स जब आपस में अटैच हो, मतलब वो हमेशा इस तरह से ही अटैच रहेंगे बेटा, कभी भी पैरेलली एक दूसरे के साथ सेटिंग नहीं करते, दे आर लाइक दिस ओनली। सो दिस इज हाउ दे विल गेट अरेंज्ड जब सेंट्रियोल्स फॉर्म होते हैं, और उसके बाद इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं। और इसमें क्या है बेटा, इसमें कोई भी सेंट्रल फिलामेंट राइज नहीं होता है, जैसे उसमें 9+2 था,
ये 9+0 है, ठीक है। दिस ओके इज मैम। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, और बीच में जो है वो पूरा खाली। सो इट इज फिल्ड विथ, ये भी प्रोटीन से है, प्रोटीन हब बोलते हैं इस सेंट्रल रीजन को। सो इट इज फिल्ड विथ प्रोटीन, प्रोटीन हब, एंड दिस इज हाउ 1 and 2 सेकेंड सेंट्रियोल आर बीइंग अरेंज्ड। और जब वो दोनों अरेंज हो जाते हैं तो उनके आसपास साइटोप्लाज्म गैदर हो जाता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म गैदर हो जाता है और वो एक यूनिट जैसा बन जाते हैं, तब हम इनको क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम। तब हम इनको क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम। अकेला है तो सेंट्रियोल है, आपस में कंबाइन होके बैठे हैं और एक पर्टिकुलर अपने आसपास पेरिफेरी बना ली है, तो हम बोलेंगे सेंट्रोजोम। जोम बॉडी, ऐसी बॉडी जो सेंट्रियोल्स कंसिस्ट करती है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस मैम। Got it? So here the arrangement is 9+0 का arrangement है। See to this description over here, ठीक है। सो ऑलमोस्ट राइट एंगल पे अरेंज्ड है दोनों सेंट्रियोल्स, ठीक है। एंड ये जो 3 3 जो इसमें टिब्यूलिन्स है ना बेटा, ये हर 40 डिग्री के डिफरेंस पे होंगे। आफ्टर 40 डिग्री अनदर सेट विल बी देयर, then 40 degree, then another set will be there. So this is how the 9 triplets are arranged for forming a centriole. That is a ये rule. 40 डिग्री में और एक पे सेट होगा मतलब? क्या बेटा? मैम आप बोले ना पहले 9 व्हील्स पहले टाइप का हो जाएगा, फिर 40 डिग्री में और एक तो 9 सेट्स होगी। ये एक्चुअली देखो, सेंट्रियोल जब बन रहा है ना बेटा, ये जो अरेंजमेंट है, सी, ये और ये, इन दोनों के बीच में होगा 40 डिग्री, ठीक है। हियर इट इज 40, बट इन बिटवीन दीज टू विल बी 90। यस मैम, यस मैम, ठीक है, क्लियर हुआ अभी? यस मैम। So that is what is written over here. So this is how 40 डिग्री के अरेंज डिफरेंस पे ये ट्रिपलेट्स की अरेंजमेंट है। एंड ये भी टिबुलिन प्रोटीन से बनते हैं। एंड ये एडजेसेंट वाले हैं जो प्रोटीन फाइबर से कनेक्टेड होते हैं। सेंटर में प्रोटीनेशियस हब की प्रेजेंस है, ठीक है। एंड दीज ये जो जब पूरा फॉर्म हो जाता है, जब प्रोटो मतलब इसके आसपास जब पूरा ये presence of all these cytoplasm and everything get just gather near the centrioles, तो हम इसको पूरे उसको सेंट्रोज स्फीयर बनाते हैं, ठीक है। तो इसे एक सेंट्रोस्फेरिक रीजन भी बोल सकते हैं, ये सेंट्रोस्फीयर होते हैं। और ये एज इन टोटल सेंट्रोसोम्स जो हैं वो बाइपोलर स्पिंडल्स फॉर्म करते हैं। अब बाइपोलर स्पिंडल्स क्या हैं कि ये जो सेंट्रियोल हैं इस तरीके से अरेंज्ड है, दिस इज हाउ दे आर अरेंज्ड एंड दिस इज द होल सेंट्रोसोम। नाउ दी ये सेंट्रोस्फीयर एक अपने आसपास एक स्फीयर जैसी फॉर्मेशन है, तो सेंट्रोस्फेरिक जोन है। अब ये बाइपोलर स्पिंडल्स मतलब यहाँ से भी और इस तरफ से भी, दोनों तरफ से ये क्या करते हैं, फाइबर्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो बाइपोलर, दो पोलर रीजन से ये फाइबर्स बनाना शुरू करते हैं। और स्पिंडल फाइबर क्यों बोलते हैं हम इनको? स्पिंडल फाइबर्स इसलिए बोलते हैं जैसे हम स्वेटर नहीं बुनते हैं, यस मैम, बस उस तरीके की फाइबर की फॉर्मेशन होती है, इसलिए स्पिंडलिंग होती है। दैट्स वाई स्पिंडल फॉर्मेशन, यस मैम। ठीक है। सो ये बेसिकली इनका काम बहुत सारे, बेसल ग्रैन्यूल फॉर्म करना, सीलिया फॉर्म करना, फ्लैजिला फॉर्म करना, ये सभी में हेल्प करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिविजन बेसिकली। यस मैम।
स्कूल इज गोइंग ऑन गुड बेटा? मैम अभी तो समर वेकेशन चल रहा है, ओह 19 से एग्जाम है हम लोग को। ग्रेट। मैम उसमें लिविंग वर्ल्ड और डाइजेस्टिव सिस्टम आ रहा है। टेस्ट है? यस मैम। खुलेगा तभी? यस मैम 19 से। अच्छा, मतलब स्कूल खुलेगा और टेस्ट से ही खुलेगा? यस मैम यूनिट टेस्ट। ओह ग्रेट, चलो बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ ऐसा ही होता है, मतलब समर वेकेशन के बाद ही एग्जाम फिर। Okay, so they will not let you sleep easily. So that is what regarding this. Clear बेटा? idea clear हो गया sentence? Okay, now see this. Just hold on. Just hold बेटा, slide कहाँ चला गया? So till then you just go through the textbook regarding this बेटा, फिर हम next में slide arrange क्या होगा मैं I will just see to it. Okay. यस मैम। नो मैम ज़्यादा कुछ डाउट्स नहीं है। ज़्यादा मतलब कुछ है ऐसा जो समझ नहीं आया? नो मैम। Fine, then you have a nucleus. Nucleus, we know that the controlling unit of the cell, सब कुछ दिमाग यही है सारा, बहुत कुछ जो है मैनेज करता है। एंड थिंग इज मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, स्पेशली फॉर यूकैरियोट्स अगर हम देखते हैं तो इसके पास स्पेशल अपना एक कवर है, एक एनवलप है जो इसको पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड एरिया में कवर्ड रखता है। दैट पार्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड। एंड इन दैट यू कैन न्यूक्लियस के अंदर भी आपको एक डेंस यूनिट दिखेगा, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस बेसिकली क्या होता है बेटा? इट इज़ नथिंग बट सम आरएनए एंड प्रोटीन्स। वो क्या होता है कि वो एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, दैट्स वाई दे मेक अप अ डेंस यूनिट दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? यस मैम। Okay, then we have the chromatin, that is your DNA, and I think in biomolecules we studied regarding the chromatin. यस Okay, so it is there, and the जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म की प्रेजेंस है। न्यूक्लियोप्लाज्म इज समथिंग विच इज जो एक ऐसा एरिया है जो जो पूरे डीएनए आरएनए सबको एक पूरा बेस प्रोवाइड करता है कि यहाँ पर सारा फंक्शनिंग होगा। सो दैट पार्ट इज देन, एंड द न्यूक्लियर एनवलप इज पोरस इन नेचर। वो पूरी तरह से वो नहीं है कि डेंस्ड हो और उसमें कोई एंट्री एग्जिट नहीं हो। सो इट इज कंपैरेटिवली पोर। आप उसमें न्यूक्लियर पोर देखने को मिलेंगे आपको ओवर हियर आफ्टर। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में डायग्राम देखोगे तो टेनिस बॉल जैसा कुछ कुछ स्ट्रक्चर है हल्का। यस मैम। So that is what regarding the nucleus is very important. And the thing is every genetic information is being stored in this part only. So बैक्टीरिया फ्यूचर में बैक्टीरिया ही रहे, फंगस नहीं बन जाए, ये सारी केयर जो है वो इसका क्रोमैटिन मटेरियल ही लेता है। ठीक है, एंड द थिंग इज वी आर फॉलोइंग द सेम रेस। मतलब हर एक जो स्पीशीज है वो अपने ही स्पीशीज को आगे डेवलप कर रहा है। इवन जो ब्रीडिंग है वो इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग, मतलब एक स्पीशीज जो है वो अपने उसमें ही ब्रीड करते हैं। ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज जेनेटिक मीन्स जितनी भी इन्फो है वो इसी वजह से इस क्रोमैटिन में स्टोर्ड है।
एंड इट बेस ईच एंड एवरी सीक्रेट ऑफ द लाइफ। अगर आप ऐसे बोलते हैं कि अगर आप डीएनए को पूरी तरह से जब भी डिकोड हो जाएगा पूरी तरह से, और जब उसको पूरी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, नो वन विल डाई, मतलब डेथ को भी आप अवॉइड कर पाओगे। दैट इज व्हाट रिगार्डिंग द डीएनए। so that's the secret is is there, and because this chromatin basically हमारे जैसे जो ये सारे डिजीज हैं, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या किसी को अस्थमा है, या किसी को ये सब जो चीजें हैं बेटा, तो ये तो जेनेटिक डिजीज है ना। तो अगर आप डीएनए डिकोड कर लोगे और डीएनए स्टडी कर लोगे, और तो आप जो भी फ्यूचर में जो जनरेशन आ रही है, तो उसका डीएनए आप उसको आपको जैसे दिखेगा कि अच्छा इसके अंदर तो डायबिटिक जीन आ गया है, डिफेक्टिव है, चलो इसको हटा के नया अच्छा वाला कुछ हेल्दी जीन लगा दो। मतलब व्हेन दिस टेक्नोलॉजी विल कम, देन द हेरिडिटी डिजीजेस विल गो अवे, वो एक हिस्ट्री बन के रह जाएंगे। और जो मैम तो डीएनए डिकोड मतलब डिकोड करना बहुत दिक्कत है। अब पहली बात तो बेटा डीएनए को रीड करना ही बहुत ही ज़्यादा पेचीदा काम है, क्योंकि आप ये इमेजिन करो कि अगर आपको सपोज 30-40,000 टाइम्स आपको ये पता लगाना है कि क्या लिखा है, ATGCCA, यस मैम। पहली बात तो वो रीड करना, वो पता लगाना कि क्या है, वो भी एक स्ट्रैंड पे नहीं, दोनों स्ट्रैंड्स पे, ठीक है। उसके बाद ये जो चीज़ है वो ऐसा तो नहीं है कि एक ह्यूमन में आपने पढ़ ली तो अब आपको ये है कि चलो सभी ह्यूमन का हमारा मतलब काम हो गया। सभी के सीक्वेंसेस अलग है, हाँ है एटीजीसी के ही बेस्ड पर सीक्वेंसेस अलग है। तो हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि कौन सा सीक्वेंस कहाँ पर प्रेजेंट है जो डायबिटीज के लिए है सपोज। तो पहले तो फाइंड आउट करना, फाइंड आउट करने के बाद मतलब हर एक सीक्वेंस को आपको डिकोड करना है कि भाई ये सीक्वेंस जो है वो किस किस चीज को बता रही होगी, ये सीक्वेंस किस चीज को बता रही होगी। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है। मैम तो उतना बड़ा डीएनए मतलब कंडेंस्ड फॉर्म में मतलब होता कैसे मैम वो? दैट इज व्हाट वी हैव टू स्टडी ना, ये जो पूरा जो डीएनए है, ठीक है, जो पूरा डीएनए है, तो व्हाट इज देयर, पूरे डीएनए को जो है वो बाइंड करता है हिस्टोन्स प्रोटीन्स। ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो ऑक्टामर में प्रेजेंट होती, बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था क्या हमने, मैम यस मैम। है ना, ऑक्टामर्स में प्रेजेंट होती है। 4 ऑक्टामर्स होते हैं, 4 इस साइड देखेंगे और 4 यस उस साइड। मैम। तो वो सब इसको क्लब करना, फिर उसके बाद नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन्स आना, वो सब कुछ को अंदर दबा दुबू के कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग होने के बाद डीएनए अंदर जाता है। सो इट्स अ वेरी बिग डील टू रीड द न्यूक्लियस। पहले तो हर एक डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके रीड करना, उसके जीन्स को डिकोड करना, इट्स अ वेरी मैम बिग थिंग। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? न्यूक्लियोसोम? क्या बेटा? मैम न्यूक्लियोसोम? न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियस बनी हुई बॉडी जो है, दैट एरिया इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ओके मैम। Okay, so that is the thing. So all these basically जब ओके, सो दिस इज हाउ द थिंग्स विल प्रोग्रेस। ऐसे ये सब जो पूरा न्यूक्लियस है वो डिजाइंड है। सो दिस इज हाउ इट इज बीइंग सेड कि भाई जिस दिन भी ये चीज हो जाएगी तो बहुत सारे डिजीजेस जो है वो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। देर विल बी नो नीड ऑफ वैक्सीन, देर विल बी नो नीड ऑफ मेडिसिन, देर विल बी नो नीड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगी। जो आजकल आप बेसिकली हॉलीवुड मूवीज में नहीं देखते हो कि वो चोट लगती भी है तो भी वो लोग हील कर लेते हैं खुद को, यस मैम। सुपर पावर्स है, यस चोट नहीं लगती है। सो
पता नहीं कब, लेकिन हो सकता है आज के 100-200 साल बाद ये टेक्नोलॉजी भी आ जाए, अगर हम लोग जिंदा, मतलब ह्यूमन रेस जिंदा बच गई इस अर्थ पे, और अर्थ बच गई अगर, तो हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए। व्हाट इट, यस मैम। ठीक है। सो जस्ट गो थ्रू द न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के बेसिस पर हमें पढ़ना है डीएनए को, दैट इज मीन्स क्रोमोसोम्स, so that is one is remaining after this, so यस मैम। but I think the time is over. यस मैम। यस। Okay, right, so just you hold till here, read your books from wherever you are referring, just go through them and then we will be ओके continuing. मैम। Okay. मैम बायोलॉजी जब पढ़ रहे हैं, मतलब मैम ऐसा हो रहा है कि 3 पेजेस पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट उसके बाद मतलब बोरिंग लग रहा है और भूल भी जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो हम कैसे पढ़े कि मतलब ज़्यादा रिटेन रहे Okay, मतलब। I know this will happen with, actually बायोलॉजी के साथ ऐसा भी है कि आप जब समझोगे तो ऐसा लगेगा हाँ सब समझ आ रहा है, यस मैम, बट बट मतलब पढ़ रहे बट